प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं चेनाराम महिला असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडोना से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी देते हुए सबसे पहले बात करें हम इसके कालखंड की, तो 1905 से लेकर के 1919 का वो काल है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद का दौर हमें दिखलाई देता है। ये वो दौर था जब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय व विपिन चंद्र पाल व अरविंद घोष जैसे नेता कांग्रेस के अंदर एक्टिव थे और उन्होंने जो उदारवादियों की जो पॉलिसी थी, उनकी जो नीति थी, उनका जो कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था उसका पुरजोर विरोध किया और खुल करके अंग्रेज़ सरकार की खिलाफत करने की इन्होंने चेष्टा की। तो 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राजनीति में एक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ। ये विदेशी सत्ता का संपूर्ण अंत चाहते थे और इन्होंने उदारवादियों के साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। इसका पहला स्वरूप जो है हमें महाराष्ट्र में दिखाई दिया, जहां तिलक ने केसरी व मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया तथा साथ ही गणपति व शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। इसके पश्चात बंगाल में विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो दूसरी विचारधारा इसमें आई, प्रथम जिसको हम उदारवादी विचारधारा मानते, दूसरा उग्र राष्ट्रवाद की अवधारणा जो कांग्रेस में आपको पता ही है। गरम दल और नरम दल जो थे उसी के आधार पर ये गरम दल की तरफ से या उनकी जो सोच है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हावी रही इस दौर के अंदर। तो सबसे पहले क्या उसके उदय के कारण रहे, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय के कारण। प्रथम है उदार राष्ट्रवादियों की असफलता। शांतिपूर्ण, वैधानिक, प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल आदि सभी नीतियों के बावजूद सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ जिसे उदारवादी स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो पाए। इसमें बजट पर बहस का अधिकार तो दिया गया लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। सरकारी सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने से उनका विधेयक आसानी से पास हो जाता था। तो इसमें भारतीय राष्ट्रवाद के जो उदारवादी विचारक हैं उन्होंने खूब अपनी तरफ से प्रयास किए, वो संवैधानिक साधनों से प्रयास किए उन्होंने, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने उनकी जो ज़्यादा उन्होंने जो है उनकी जो मांगे थी उन पे ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा अधिकार उन्हें नहीं मिले और इसी के फलस्वरूप धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और जो है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हावी हुए। दूसरा जो कारण सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा। तो प्रथम कारण से जुड़ा हुआ ही है, सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों की निरंतर उपेक्षा की गई और इसी के फलस्वरूप कांग्रेस में ऐसे नेता जो है वर्चस्व में आए, हम कह सकते हैं, जिन्होंने पुरजोर तरीके से अंग्रेज सरकार का विरोध करने की बात उन्होंने रखी। तीसरा कारण देखें हम तो प्राकृतिक विपदाएं व सरकार द्वारा उनकी उपेक्षा। 1876 से लेकर 1900 तक भारत में 18 बार अकाल पड़ा और इस दौरान सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जहां 1897 में एक और दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा, वहीं दूसरी ओर 1897 में महारानी विक्टोरिया के स्वागत कार्यक्रम में दिल्ली में करोड़ों रुपए व्यर्थ खर्च कर दिए गए। इसी समय पुणे में भयंकर प्लेग की बीमारी फैली और जिसके नियंत्रण में कमिश्नर रैंड ने दमनात्मक कार्रवाई की। उनके कपड़े जला दिए गए, दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी तिलक ने केसरी समाचार पत्र में घोर निंदा की। तो एक तरफ भारत में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार ने दमनकारी नीतियाँ चलाई और भारतीय जो जनमानस है उनके हितों को अनदेखा करते हुए अपनी जो है शान और शौकत में वो लगे रहे और फलस्वरूप दामोदर हरी चापेकर, जो चापेकर बंधुओं का उल्लेख आता है, उन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड को गोली मार दी, जिसके फलस्वरूप तिलक को 18 माह की कारावास की सज़ा भी हुई। तो ये प्राकृतिक जो आपदाएं आई उस समय और सरकार द्वारा उनकी उपेक्षा की गई, उसका भी इस पर असर पड़ा। चौथा, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। इन वर्षों में घटने वाली घटनाओं ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया। 1896 में
एबिसिनिया जो अफ्रीकी राष्ट्र है उसने इटली को हराया, और 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। जापान जो एक बिल्कुल छोटा सा देश है, उसने रूस जैसे इतने महान, इतने बड़े राष्ट्र को जब हराया, तो भारतीयों में भी ये लगा कि अब यूरोप जो है वो अजय नहीं है, उसको हराया जा सकता है। तो यूरोपीय देश इटली और रूस को हराने से, वो भी एबिसिनिया व जापान जैसे राष्ट्र जब उनको हरा रहे थे, तो धीरे धीरे भारतीय जनमानस में भी ये चीज़ आई कि हम भी जो है ब्रिटेन को हरा सकते हैं, या यूरोप या ब्रिटेन जो है वो अजय नहीं है। 5वां कारण देखें, आर्थिक असंतोष। शिक्षित भारतीयों में बेरोजगारी की समस्या हुई, कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए। भारत में ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण गरीबी बढ़ने लगी। तो अंग्रेज़ सरकार की आर्थिक नीतियाँ ऐसी थी जिनकी वजह से ब्रिटेन का माल जो है वो भारत में आसानी से बिकने लगा, और उस पर जो है टैक्स बिल्कुल भी नहीं था, और भारतीय सूती वस्त्र उद्योग सहित दूसरे जितने भी उद्योग धंधे थे उन पर संकट आया। अगला कारण देखें, धार्मिक पुनर्जागरण। धार्मिक पुनर्जागरण तथा जागृति ने उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रबल किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि ने लोगों में भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना जो है वो विकसित की, और इसके फलस्वरूप ऐसा महसूस हुआ लोगों को कि हमारी संस्कृति जो है दुनिया में श्रेष्ठ है, और हमें जो है किसी के अधीन या गुलाम रहने की आवश्यकता नहीं है। अगला कारण देखें हम, तो लाल, बाल और पाल का नेतृत्व। इनके कुशल नेतृत्व के कारण ही उग्र राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबल हुई। आत्मत्याग व निडरता के भाव ने देशवासियों में एक नई जान जो है वो फूंक दी। ये दौर वो दौर था जब कांग्रेस के अंदर ये तीनों ही जो त्रिमूर्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी। फलस्वरूप पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है उग्र राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबल हुई। अगला कारण देखें हम, 8वां, विदेशों में भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार। भारतीयों को अछूत समझा जाता था, उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था, अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इस कारण भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। जो महात्मा गांधी का उदाहरण आता है वो तो प्रकट है, और भी कितने ही ऐसे उदाहरण होंगे जिनकी वजह से जो भारतीय अध्ययन के लिए या दूसरे कार्यों से बाहर जाते थे तो उनके साथ वहाँ पे सौतेला व्यवहार होता था। तो उनको महसूस हुआ कि एक पराधीन राष्ट्र के नागरिक होने का जो दुख है वो कितना अधिक है, और धीरे धीरे फिर उनके मन में ये भावना हुई कि हमें भी आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद राष्ट्र के नागरिक होना चाहिए। 9वां और अंतिम कारण जो है वो है लॉर्ड कर्जन का निरंकुश शासन। 1899 से 1905 तक का जो लॉर्ड कर्जन का शासन रहा, उसमें कई सारी ऐसे बातें हुई जिनकी वजह से भी भारत में जो है उग्र राष्ट्रवाद की भावना जो है प्रबल हुई। कलकत्ता नगर निगम में परिवर्तन। सबसे पहले उन्होंने 1899 में नगर के स्वशासन को समाप्त कर सरकार के नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसके द्वारा महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार सरकारी अधिकारियों को दे दिया गया। सीमा प्रांत। तीसरा देखें, सीमा प्रांत, अफगान, तिब्बत, चीन संबंधी नीति। साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए इनके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई, जिसमें भारतीय सैनिकों व धन का प्रयोग किया गया। तो ये जो कारण था जिसमें कि युद्ध की नीति, जो साम्राज्यवादी नीति है, उसमें भारत को कह सकते हैं कि धन का बहुत ज़्यादा उसमें अपव्यय हुआ, और भारतीय सैनिकों को भी इसमें जो है नुकसान सहना पड़ा। इसी तरह बंग भंग 1905 में प्रशासनिक सुविधा के स्थान पर उन्होंने जो है प्रशासनिक सुविधा के नाम पर उन्होंने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया, और पूरे बंगाल में इसमें जो है शोक मनाया गया, पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध किया गया। तो ये ऐसे निर्णय थे लॉर्ड कर्जन द्वारा जिनकी वजह से कह सकते हैं कि असंतोष बढ़ता गया, और फलस्वरूप जो है इन सारे कारणों को हम देखें तो इनके फलस्वरूप जो है भारत में जो उदारवादी राष्ट्रवाद की धारणा थी वो कमज़ोर हुई, और धीरे धीरे जो है उग्र राष्ट्रवाद की धारणा प्रबल हुई। आगे देखें हम, जब दो धाराएं इसमें आई है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का विभाजन उसमें होना स्वाभाविक था। 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, जिनके अध्यक्ष था उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत को लेकर के गर्म दल और नरम दल के बीच में मतभेद हुए, और राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से उदारवादियों के साधनों की आलोचना की गई। तो इसी से शुरुआत हो गई थी। ये वो दौर था 1905 का, और जब जो है बाल गंगाधर तिलक के
स्वराज्य विधेयक पर विचार हो रहा था और ऐसा उनका या उनके बहुत सारे जैसे समर्थक थे जिनका मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज्य की जो अवधारणा है उसको मान्यता देनी चाहिए। इसके पश्चात 1906 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और एक बार फिर से गरम दल और नरम दल दोनों में ये था कि अध्यक्ष जो है वो अपना बनना चाहिए, लेकिन फिर अंततः दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जो प्रस्ताव पारित हुआ वो उग्र राष्ट्रवादियों के प्रस्ताव उसमें पारित हो गए। औपनिवेशिक स्वराज्य को इसमें स्थान दिया गया और इसको कहा गया कि औपनिवेशिक स्वराज्य जो है वो कांग्रेस के एकमात्र उद्देश्य है। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन संबंधी जो प्रस्ताव थे गरम दल के नेताओं के, वो इसमें पास हुए। इसके बाद दिसंबर 1907 में सूरत में हुए अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हो गया। तो जो लड़ाई वो लड़ रहे थे गरम दल के नेता, वो अंततः 1907 में जाकर के इतना ज़्यादा उसमें पेचीदगी आ गई कि दोनों दलों का, दोनों विचारधाराओं का एक साथ रहना संभव नहीं हो पाया और अंततः कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा, कार्य पद्धति या उनके द्वारा कौन से साधन अपनाए गए उसकी हम बात करें तो सबसे पहले जो निकल के सामने आती है बात है वो है बहिष्कार। एक साधन के रूप में हम देखें तो बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए थे कि ये हमारे द्वारा जो है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ये साधन काम में लिए जाने चाहिए। उसी में प्रथम है बहिष्कार। एक साधन व कार्य पद्धति दोनों रूप में इसको अपनाया गया। इसका मूल उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर दबाव डालकर उसे भारतीयों की मांग मनवाने के लिए बाध्य करना। इसे केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित न रखकर सभी क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास किया गया। शासन में सहयोग करने से मना करना इसका एक प्रमुख भाग माना गया। तो सरकार का पूर्णतः बहिष्कार, चाहे वो सरकारी जो है सामान जो है या वस्त्र या कोई भी स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ वगैरह है उनका हो, यहाँ तक कि अदालतों का बहिष्कार की बात भी इसमें कहेगी, तो उनका सहयोग नहीं करना। दूसरा स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन स्वदेशी का ही पूरक था। स्वदेशी भावना का ये एक उग्र पक्ष था। स्वदेशी को राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ आर्थिक व नैतिक आंदोलन भी माना गया। इससे स्वाभिमान जागृत होगा, ऐसा जो है उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था। तीसरा देखें हम राष्ट्रीय शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा को राष्ट्र के भावी स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए घातक माना गया। राष्ट्रीयता के विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा महत्वपूर्ण मानी गई। तो जब हम हमारी जो है एक पूरी पीढ़ी पश्चिम की ही विचारधारा पढ़ेगी, पश्चिम की ही संस्कृति के गुणगान हम सुनेंगे लगातार, तो धीरे धीरे हमें लगने लगेगा कि पश्चिम की संस्कृति ही श्रेष्ठ है। तो फिर भारत में आज़ादी के लिए लड़ने वाले युवा फिर क्यों यहाँ पे पैदा होंगे। तो ये एक सोच थी कि पश्चिम की शिक्षा के स्थान पर भारतीय जो शिक्षा है, वैदिक शिक्षा जो है उसका जो है यहाँ पे बोलबाला होना चाहिए, वही यहाँ पे पढ़ाई जानी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा को एक महत्वपूर्ण इसमें साधन माना गया। चौथा देखें हम निष्क्रिय प्रतिरोध। विपिन चंद्र पाल ने इसे स्वदेशी का राजनीतिक पक्ष बनाया। इसका अर्थ है कि शासन के संचालन में जनता द्वारा सहयोग बंद कर देना। शासितों के सहयोग के बिना शासन चलाया जाना संभव नहीं है। यह एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर बिना हिंसा के स्वराज्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहिष्कार का ही एक जो है अंग इसको आप मान सकते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध। तो जैसे सारी आर्मर्ड फोर्सेस, पुलिस या हो, फौज हो या फिर अदालतें हों, तो सारी कुछ चीज़ें जो है अंग्रेज़ों की, वो तो यहाँ पे नाम मात्र के लोग काम करते थे, बाकी वो भारतीयों के सहयोग से संचालित होती थी। तो उसमें जो है ये कहा गया कि जनता द्वारा सहयोग उनका बंद कर देना चाहिए, तो स्वतः ही अंग्रेज घुटने टेक देंगे। पांचवा बात करें विचारधारा की, तो स्वराज्य प्राप्ति जो है वो प्रमुख लक्ष्य माना गया। तिलक ने केसरी में लिखा कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। तो स्वराज्य की प्राप्ति जो है वो प्रमुख लक्ष्य इसमें माना गया। छठा देखें तो भारतीय सभ्यता व संस्कृति में आस्था। तिलक ने गीता रहस्य में भारतीय धर्म व संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया। जहाँ उदारवादी नेता जो है ब्रिटेन में उनकी न्याय पद्धति, उनकी सभ्यता व संस्कृति पर गर्व महसूस करते थे, उनको महान बताते थे, वहीं उनके स्थान पर उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति में आस्था व्यक्त करके भारतीयों में स्वाभिमान को जागृत करने की प्रयास यहाँ पे कोशिश की। अंतिम जो है इनकी विचारधारा या कार्य पद्धति के अवयव की बात करें तो ब्रिटिश शासन का विरोध करना। तिलक ने लॉर्ड कर्जन के निरंकुश
कार्यों की कठोर आलोचना की तथा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस प्रकार से ये ऐसे साधन या उनकी विचारधारा या उनकी कार्य पद्धति हम मान सकते हैं जिनके द्वारा उन्होंने जो है भारत में अपनी विचारधारा को समृद्ध किया और धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाया यहाँ पे कि अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब भारत में ज़्यादा दिन तक हम जो है यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो ये इनके जो है विचारधारा या कार्य पद्धति। अब बात करें हम मूल्यांकन की, तो इनका क्या आउटपुट निकल के सामने आया, क्या क्या उनके प्रयास जो हैं वो सार्थक, कितनी उसकी सार्थकता रही, क्या कोई उसमें अच्छी बातें क्या क्या निकल के सामने आई। वैलेंटाइन सिरोल जो एक अंग्रेज लेखक था, उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा और फलस्वरूप तिलक को कारावास की सज़ा भी हुई। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को, इनके योगदान की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का इन्होंने रूप दिया। दूसरी बात करें तो जनता में त्याग व स्वाभिमान की भावना जागृत इन्होंने की। तीसरा, 1919 के बाद के आंदोलन में साधन के रूप में बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा का उपयोग होने लगा। तो ये वो दौर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा जो है परिदृश्य बदल गया था। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देना। आज हम ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के आने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका जो है स्वरूप बदल गया था। भारत के सारे धर्म या कह सकते हैं सारी संस्थाएं, विद्यार्थी हो चाहे मजदूर हो या किसान हो, सब लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या उनके आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि जब बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ करते थे तब इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन को जब कांग्रेस में बहुत ही सीमित लोग हुआ करते थे उदारवादियों के काल में, उसको उन्होंने जन आंदोलन का रूप उन्होंने देने का काम किया। उसी को महात्मा गांधी ने फिर आगे बढ़ाया और जनता में त्याग व स्वाभिमान की भावना इन्होंने जागृत की। और उनका जो है जो क्रांतिकारी लीडर हुआ करते थे उस दौर के अंदर, उनके प्रति भी इनका रवैया बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते थे कि वो सॉफ्ट था। उनके प्रति इनकी सोच ये थी कि चाहे भगत सिंह वगैरह हो, उनका और हमारा जो है दोनों का लक्ष्य जो है वो एक है। तो वो भी गलत नहीं है, अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने वो रास्ता चुना है और हमने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का रास्ता चुना है। तो दोनों का लक्ष्य जो है वो एक है। तो जनता में त्याग व स्वाभिमान की भावना इन्होंने जागृत की। और आगे जो भी आंदोलन हुए उन सब में आपको पता ही है, बहिष्कार व स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का कितना ज़्यादा असहयोग आंदोलन इनके तुरंत बाद में हुआ। तो उसमें बहिष्कार एक बहुत बड़ा हथियार जो है बहिष्कार व स्वदेशी बन कर के सामने आए। तो ये था पूरा भारतीय राष्ट्रवाद के अंदर उग्र राष्ट्रवाद का काल, जिस उग्र राष्ट्रवाद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में रह कर के उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा देने का जो काम किया वो था ये उग्र राष्ट्रवाद का काल। अब इसमें से कुछ पर्सन जो है मैंने बनाए हैं, आप भी इसमें से और भी पर्सन बना सकते हैं। प्रथम देखें हम, उग्र राष्ट्रवाद के साधन लिखिए। दूसरा, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखिए, किन कारणों से उनका उदय हुआ। तीसरा, कलकत्ता अधिवेशन के 1906 का जो अधिवेशन है उनके अध्यक्ष कौन थे। और चौथा, उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक विचारक लिखिए। तो ये कुछ पर्सन हैं, इनके अलावा भी आप बहुत सारे पर्सन बना सकते हैं। तो ये थी आज मेरे द्वारा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में जानकारी। ओके, थैंक यू।